हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज प्लस एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी के एग्जाम के लिए जीके जीएस का पोर्शन काफी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिसकी वजह से हम एसएससी के पिछले एग्जाम्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जिससे आपको अपनी तैयारी का आकलन करने का मौका मिलेगा। आज का प्रैक्टिस सेट 7 है। इससे पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर वो अभी तक नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं, वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। उम्मीद करता हूँ कि जो हम सीरीज चला रहे हैं वो आपके सपनों को नहीं उड़ान देगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आर के बीजापुरे प्लेड विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आर के बीजापुरे निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ऑप्शन ए हारमोनियम, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी सरोद या फिर ऑप्शन डी सितार। तो इसका सही जवाब है हारमोनियम। आर के बीजापुरे हारमोनियम बजाते थे। और देखते हैं हारमोनियम और कौन बजाता है। हारमोनियम बजाते हैं अप्पा जलगांवकर, और आर के बीजापुरे ये हारमोनियम बजाते हैं। तबला, सरोद और सितार वादक भी देख लेते हैं। तबला वादक हैं जाकिर हुसैन और किशन महाराज, ये तबला वादक हैं, और बुदई महाराज। इसके अलावा सरोद वादक देखेंगे, सरोद वादक हैं उस्ताद अकबर अली खान और अमजद अली खान, ये सरोद वादक हैं। और सितार वादक हैं रविशंकर, विलायत खान और उमाशंकर मिश्रा, ये सितार वादक हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे वन्य घुनघर अभयारण्य घोषित किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्लेयर्ड एज ए वाइल्ड एज सेंचुरी, यानी कि वाइल्ड एज सेंचुरी किसे घोषित किया गया है? आइए देखते हैं ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी सुंदरवन, ऑप्शन सी स्पीति घाटी या फिर ऑप्शन डी कच्छ का रण। तो इसका सही जवाब है कच्छ का रण। अच्छा, कच्छ के रण को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया है। अच्छा, कच्छ का रण कहाँ पर है आप जानते हैं? यह है गुजरात में। आइए देखते हैं लद्दाख में क्या 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 चीज पाई जाती है। लद्दाख में पाए जाते हैं हिम तेंदुआ, तिब्बती भेड़िया और हिमालय गिफ्रॉन, ये पाए जाते हैं लद्दाख में। और स्पीति घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, स्पीति घाटी में पाए जाते हैं हिम तेंदुआ, तिब्बती भेड़िया, स्पीति घाटी में पाए जाते हैं। और सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन में पाए जाते हैं रॉयल बंगाल टाइगर, खारे पानी के मगरमच्छ और भारतीय अजगर। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये सुंदरवन में पाए जाते हैं। ठीक है जी। और ये बंगाल की खाड़ी के डेल्टा में स्थित है। सुंदरवन कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी के डेल्टा में स्थित है, जो कि पश्चिम बंगाल में आ जाता है। यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है भैया कि मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो आप याद रखेंगे सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है? ऑप्शन ए दक्कन का पठार, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी सिंधु गंगा का मैदान या फिर ऑप्शन डी छोटा नागपुर का पठार। इसने हमसे पूछा है अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित कहाँ संकेंद्रित हैं। देखिए, लोहा और उद्योग इस्पात उद्योग वही होंगे जहां पर लोहा अयस्क पाया जाएगा हमें सबसे ज्यादा। तो हमें हमारे यहाँ भारत में सबसे ज्यादा लोहा अयस्क पाया था छोटा नागपुर में, तो ये भी छोटा नागपुर के पठार में ही स्थित होंगे। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, जो लौह इस्पात की बात करेंगे तो हमारे भारत में सबसे पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था जमशेदपुर झारखंड में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को 1907 में से स्थापित किया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद भी कुछ कुछ स्टील प्लांट खोले गए थे भारत के अंदर। एक था दुर्गापुर स्टील प्लांट जो कि पश्चिम बंगाल में खोला गया था, यूके के सहयोग से खोला गया था। ये आपको याद रखना किसके सहयोग से खोला गया था, कौन सा स्टील प्लांट खोला गया था, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अच्छा, राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में खोला गया, जर्मनी के सहयोग से खोला गया था। और भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में खोला गया था और सोवियत संघ के सहयोग से खोला गया था। इसके अलावा तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी एक स्टील प्लांट खोला गया था, वो था बोकारो स्टील प्लांट, झारखंड में खोला गया और सोवियत संघ के सहयोग से खोला गया था। ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं दक्कन पठार और पश्चिमी घाट और छोटा नागपुर पठार कहाँ पर स्थित है। ये है हमारे पास छोटा नागपुर का पठार, और ठीक है, और ये है हमारे पास दक्कन का पठार। इसे हमारे भारत के नक्शे के इस तरफ है दक्कन का पठार और इस तरफ है छोटा नागपुर का पठार। अच्छा, छोटा नागपुर के पठार में आ जाते हैं। ये छोटा नागपुर का पठार का विस्तार है झारखंड, दक्षिणी बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला, और ये उड़ीसा तक छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है। और छोटा नागपुर के पठार में कई संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे राजमहल की पहाड़ी, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। इन तीनों को संयुक्त रूप से छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, छोटा नागपुर के पठार से एक नदी निकलती है, उसका नाम है दामोदर नदी, जो कि रांची के पठार से निकलती है। और दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, इसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ हिल। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ हिल, जो कि हजारीबाग के पठार पर स्थित है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में आते हैं ये। और दक्कन के पठार में सतमाला,
अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, ये दक्कन के पठार में आ जाते हैं। और दक्कन के पठार से निकलती है एक नदी, गोदावरी नदी, जो कि सबसे लंबी नदी है, आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, और ये है हमारे पास पश्चिमी घाट और ये है हमारे पास पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? ये यहाँ पर नीचे आकर नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, नीलगिरी की पहाड़ी के नीचे आ जाता है अन्नामलाई। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, जो कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। अच्छा, अन्नामलाई के नीचे आ जाती है कार्डमम की पहाड़ी। कार्डमम की पहाड़ी हमारे पूरे भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है। पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? कार्डमम की पहाड़ी। यह सब आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? ऑप्शन ए प्रस्तावना को, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार को, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, या फिर ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य को। तो भारतीय संविधान के द्वारा किसे लागू किया जा सकता है? क्या प्रस्तावना को लागू किया जा सकता है? मौलिक अधिकार को लागू किया जा सकता है? बताओ किस किस को लागू किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के द्वारा लागू किया जा सकता है। यानी कि हमारे मौलिक अधिकारों को कोई भी हनन नहीं करता है। अगर कर सकता है, अगर हमारे मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है तो फिर हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रस्तावना को देख लेते हैं। देखो, प्रस्तावना को लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और प्रस्तावना को कोर्ट में लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि ये कोर्ट में अदालत में लागू करने योग्य नहीं है। यह मात्र संविधान की बुनियादी संरचना है। और मैं आपको बताऊं, ये प्रस्तावना को पहले तो भारतीय संविधान का अंग भी नहीं मानते थे, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती मामले के बाद प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये आयरलैंड से लिए गए हैं और ये सरकार के पालन के लिए दिशा निर्देश देती हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार को पालन करने के लिए दिशा निर्देश देती हैं, लेकिन इसे लागू करना सरकार की इच्छा पर निर्भर है। सरकार चाहेगी तो नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करेगी, अगर नहीं चाहेगी तो इनको लागू नहीं करेगी। इनको न्यायालय के द्वारा लागू कराया नहीं जा सकता। जैसे हम चाहें तो इनको लागू नहीं करा सकते, वो सरकार की मर्जी पर डिपेंड है। अगर चाहती है तो लागू करेगी, नहीं चाहती तो लागू नहीं करेगी। ये नीति निर्देशक सिद्धांत है। अच्छा, इसी वजह से केटी शाह ने कहा था कि नीति निर्देशक रखेंगे से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयात प्रतिस्थापन रणनीति को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मेक इन इंडिया अभियान, ऑप्शन बी बहिर्मुखी व्यापार रणनीति, ऑप्शन सी संतुलित व्यापार रणनीति, या फिर ऑप्शन डी अंतर्मुखी व्यापार रणनीति। तो आयात प्रतिस्थापन रणनीति को कहा जाता है ऑप्शन डी अंतर्मुखी व्यापार रणनीति कहा जाता है। ठीक है, याद रखें। देखो, आयात प्रतिस्थापन रणनीति के बारे में देखेंगे, ये होती क्या चीज है। देखो, आयात प्रतिस्थापन रणनीति एक ऐसी रणनीति होती है जिसमें देश के अंदर ही उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है जिन्हें विदेश से आयात किया जाता है। यानी कि जिसको हम विदेश से मंगाते हैं उनका उत्पादन हम अपने घर पर ही, यानी कि अपने देश में ही देश में ही कर लें, तो ये आयात प्रतिस्थापन रणनीति कहलाती है। ठीक है। इसके कई फायदे भी होते हैं, जैसे कि ये देश में रोजगार बढ़ाती है और ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज परफॉर्मेड बाय द आदि ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? ऑप्शन ए टापू, ऑप्शन बी कर्मा, ऑप्शन सी सांगफाओ, या फिर ऑप्शन डी काक्सर। तो इसका सही जवाब है टापू। अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति कौन सा नृत्य करती है? टापू करती है। कर्मा देख लेते हैं, कर्मा को कौन सी जनजाति करती है और कहाँ पर किया जाता है? मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति के द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। और सांगफाओ को देखेंगे तो सांगफाओ नागालैंड में नागा जनजाति के द्वारा सांगफाओ नृत्य किया जाता है। और काक्सर नृत्य किया जाता है छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में अबुझ मारिया जनजाति के द्वारा काक्सर नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा? अबुझ मारिया जनजाति के द्वारा काक्सर नृत्य किया जाता है। याद रखेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 जिसे 21 अप्रैल 2018 को लागू किया गया था, को किस क्षेत्र सीमा तक विस्तारित किया गया है? ऑप्शन ए संपूर्ण भारत में विस्तारित किया गया है, ऑप्शन बी केवल महाराष्ट्र में, या फिर ऑप्शन सी केवल गुजरात में, या फिर ऑप्शन डी केवल केंद्र शासित प्रदेश में। तो इसका सही जवाब है संपूर्ण भारत में, यानी कि जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 में जो लागू हुआ था वो पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? यानी कि मातृत्व लाभ किस आर्टिकल के तहत है, इसने हमसे ये पूछा है। ऑप्शन ए आर्टिकल 42, ऑप्शन बी आर्टिकल 44, ऑप्शन सी आर्टिकल 45, या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 43। तो इसका सही जवाब है मातृत्व लाभ है आर्टिकल 42 में। ठीक है। अब ये नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करेंगे।
देखिए नीति निर्देश सिद्धांत का उल्लेख है हमारे संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 में, और भाग 3 में नीति निर्देश सिद्धांत का उल्लेख है, और इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये आपको याद रखना, कई बार एग्जाम में आया है। अच्छा, इसमें जो आर्टिकल 44, 45, 43 देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता, जो कि अभी तक किसी भी राज्य में लागू नहीं हुई है हमारे भारत में। अच्छा, आर्टिकल 45 में है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार का कर्तव्य होगा, ये आर्टिकल 45 कहता है। और आर्टिकल 43 में है निर्वाह योग्य मजदूरी, ये आर्टिकल 43 में है। ठीक है, याद रखेंगे इसे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक था। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति कहां पर है, यह है मध्य प्रदेश में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार। देखेंगे जनगणना से संबंधित कुछ बातें। देखिए जनगणना के प्रमुख तथ्य हैं, भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत जो कराई थी वो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने कराई थी, लेकिन ये पूरी तरह से जनगणना नहीं हुई थी इसमें, लेकिन पूरी तरह से जनगणना करवाई थी 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। अच्छा, इसके अलावा लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी खत्म कर दिया था, याद रखेंगे इसे। ठीक है। अच्छा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके कौन आया था, वो लिटन लेकर आया था, और रिपन ने खत्म कर दिया था। आगे चलते हैं, प्रथम स्वतंत्र जनगणना 1951 में हुई। प्रथम स्वतंत्र जनगणना कभी 1951 में। अब हम देखेंगे 2011 की जनगणना के मुख्य तथ्य देखते हैं। देखिए 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की आबादी 121 करोड़ है, जो कि विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, और 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर रही है 17.64%, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और ग्रामीण जनसंख्या है 68.8%, और शहरी यानी कि नगरीय जनसंख्या है 31.2%। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसमें आबादी कितनी है, 20 करोड़ है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, उसकी आबादी है मात्र 6 लाख। और सबसे अधिक लिंग अनुपात है केरल में, और सबसे कम लिंग अनुपात है हरियाणा में। और सबसे अधिक साक्षरता दर है केरल में 94% साक्षरता दर है, और सबसे कम साक्षरता दर है बिहार में, जो कि 61.8% है। ठीक है, ये सब चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में एक ना एक बनता ही बनता है जरूर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नॉट ए फ्लो कॉन्सेप्ट, इनमें से कौन सी एक प्रवाह अवधारणा नहीं है। तो इनमें से कौन सी एक प्रवाह की अवधारणा नहीं है, कि फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है। आइए चेक करते हैं। ऑप्शन ए किसी निगम का लाभ, ऑप्शन बी किसी फर्म द्वारा उत्पादित निर्गत, या फिर ऑप्शन सी ऋण पर ब्याज व्यय, या फिर ऑप्शन डी किसी कारखाने में प्रयुक्त मशीनों की संख्या। इसमें से कौन सी चीज फ्लो नहीं हो सकती है। क्या लाभ फ्लो नहीं हो सकता, या किसी भी कंपनी का आउटपुट फ्लो नहीं हो सकता, या फिर ब्याज व्यय फ्लो नहीं हो सकता, या फिर मशीन फ्लो नहीं हो सकती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मशीन। किसी कारखाने में प्रयुक्त मशीनों की संख्या ये फ्लो नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था। ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, या फिर ऑप्शन डी काबुल। तो गदर आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था, ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को में था। अच्छा, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, लाला हरदयाल ने की थी। किसने की थी, लाला हरदयाल ने, और सोहन सिंह भाकरा ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। तो मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, या फिर ऑप्शन डी जहांगीर। तो मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी अकबर ने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। अच्छा, देखेंगे अकबर ने और क्या क्या किया था, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो कि एग्जाम में पूछ ली जाती है, इन चारों से रिलेटेड ही देखेंगे अकबर की। अकबर ने शासन किया था 1556 से 1605 में, और अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था शुरू की थी, जो कि प्रशासनिक व्यवस्था थी। इसमें बात की गई थी जात और सवार की। जात में क्या था, जात पद की स्थिति हुआ करती थी, और सवार घुड़सवारों की संख्या हुआ करती थी। ठीक है। अच्छा, और ये मनसबदारी का उल्लेख मिलता है हमें अबुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी में 66 वर्गों में किया है। मनसबदारी का उल्लेख किसने, अबुल फजल ने किया है। अच्छा, और आईना ए धैशाला भी शुरुआत की थी अकबर ने। इसके अलावा गजे इलाही की शुरुआत की थी अकबर ने ही, और कृषकों को अग्रिम ऋण के लिए तकावी की व्यवस्था की थी अकबर ने। इसके अलावा अपनी राजधानी यानी कि अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, इबादत खाना की।
ठीक है, याद रखेंगे इसे। आगे चलते हैं। 1582 में इन्होंने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। तो ये याद रखेंगे आप सारी चीजें अकबर से रिलेटेड जो कि एग्जाम में बनती हैं। अब बात करेंगे हम किसकी, जहांगीर की। जहांगीर ने शासन किया था 1605 से 1627 तक, और जहांगीर का जन्म हुआ था 1569 ईस्वी में जहांगीर का जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम था मरियम उज्जमानी, और पिता का नाम तो पता ही होगा, पिता का नाम अकबर था। अच्छा, इनके जहांगीर के गुरु कौन थे, गुरु थे अब्दुल रहीम खान खाना, और इन्होंने दीन ए इलाही को खत्म कर दिया था, जिसकी स्थापना किसने की थी दीन ए इलाही की, अकबर ने, और इस खत्म किसने कर दिया, जहांगीर ने खत्म कर दिया था। जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, सर टॉमस रो और एडवर्ड टेरी, ये यूरोपीय यात्री आए थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, याद रखेंगे। विलियम हॉकिंस और टॉमस रो से रिलेटेड तो क्वेश्चन पता नहीं कितने बार एग्जाम में आए हैं। और जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ये भी आपको याद रखना है कि जहांगीर ने किसको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉकिंस को दी थी। और टॉमस रो ने सूरत में व्यापार करने के लिए फरमान प्राप्त किया था। किसने, टॉमस रो ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, याद रखनी है ये, ठीक है। और कश्मीर में शालीमार बाग की स्थापना किसने की थी, जहांगीर ने की थी कश्मीर में शालीमार बाग की स्थापना। और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी तुझके जहांगीर। तो तुझके जहांगीर किसने लिखी थी, जहांगीर नहीं लिखी थी। आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं शाहजहां। शाहजहां का नाम था खुर्रम खान, और इन्होंने शासन किया था 1628 से लेकर 1658 तक शाहजहां ने शासन किया था। और इनकी माँ का नाम था जगत गोसाई, और इनकी पत्नी थी अर्जुमंद बानो बेगम, जो कि मुमताज महल के नाम से विख्यात हैं। और इन्हीं की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया गया था, ठीक है। और इन्होंने दक्षिण भारत पर अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर पर विजय प्राप्त करने के बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी, ठीक है। तो जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। खुर्रम खान, शाहजहां का नाम था खुर्रम खान, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इलाही संबत के स्थान पर हिजरी संबत की शुरुआत की थी इन्होंने इलाही संबत को खत्म कर दिया था। इसके बाद इन्होंने, शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद, आगरा का ताजमहल और दिल्ली का लाल किला बनवाया था शाहजहां ने, ठीक है। याद रखेंगे, देखो लाल किले से बात याद रखेंगे, दिल्ली का लाल किला बनवाया था शाहजहां ने, लेकिन आगरा का लाल किला बनवाया था अकबर ने, ये आपको याद रखना है। अच्छा, औरंगजेब ने शासन किया था 1658 से लेकर 1707 तक औरंगजेब ने शासन किया था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने बीबी का मकबरा बनवाया था, जिसे दक्षिण का ताजमहल कहते हैं। और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण भी औरंगजेब ने ही करवाया था, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने जजिया कर को फिर से शुरुआत कर दिया था। अच्छा, जजिया कर को अंत किसने किया था, अकबर ने कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से शुरू कर दिया था, याद रखेंगे इसे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने का एक सबसे अच्छा संकेत है। ऑप्शन ए साक्षरता दर, ऑप्शन बी जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता, ऑप्शन सी नवजात मृत्यु दर, या फिर ऑप्शन डी मातृत्व मृत्यु दर। तो जीवन स्तर का आकलन करने का सबसे अच्छा संकेत है जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। देखते हैं जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता, यानी कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता, इसके बारे में देखेंगे। ये देश में लोगों के जीवन स्तर को मापता है, और ये 3 मुख्य संकेतकों पर काम करता है। पहला होता है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा ये दर्शाता है कि लोग औसतन कितने साल जीते हैं। दूसरा होता है शिशु मृत्यु दर। ये दर्शाता है कि 1000 जन्मों में कितने शिशु 1 साल से कम उम्र में मर जाते हैं, यानी कि शिशु मृत्यु दर को दिखाता है ये। और तीसरा होता है साक्षरता दर। ये दिखाता है कि 15 साल या उससे अधिक के कितने लोग पढ़ या लिख सकते हैं, तो ये साक्षरता दर को दिखाता है। तो यानी कि ये PQLI जो है वो तीन संकेतकों पर डिपेंड करती है, एक जीवन प्रत्याशा, एक शिशु मृत्यु दर, एक साक्षरता दर पर, ठीक है। अच्छा, PQLI का मूल्य 0 से 1 के बीच होता है, ठीक है। किससे 0 से 1 के बीच होता है, 1 जो होता है वो सबसे अच्छा होता है, 0 सबसे खराब होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लैक्टिटोल निम्न में से किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है। अच्छा, लैक्टिटोल किसके हाइड्रोजनीकरण के द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन ए माल्टोज, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी लैक्टोज, या फिर ऑप्शन डी ग्लूकोज। अच्छा, लैक्टिटोल जो प्राप्त होता है वो लैक्टोज के हाइड्रोजनीकरण से प्राप्त होता है, याद रखेंगे इसे। सही, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लैक्टोज। अच्छा, लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अच्छा, माल्टोज और लैक्टोज और ग्लूकोज ये शर्करा होते हैं,
ये क्या होते हैं? ये शर्करा होते हैं, और शर्करा को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। देखते हैं, थोड़े से समझ लेते हैं इसे। देखिए कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, एक मोनोसैकेराइड, एक डाइसैकेराइड और एक पॉलीसैकेराइड। अच्छा, मोनोसैकेराइड में क्या आ जाते हैं? मोनोसैकेराइड में आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, जिसमें ग्लूकोज सबसे सरल शर्करा होता है और फ्रक्टोज सबसे ज्यादा मीठा शर्करा होता है, जो कि फलों में पाया जाता है। डाइसैकेराइड जो कम से कम दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है। अच्छा, माल्टोज जो होता है, ये माल्टोज डाइसैकेराइड होता है, और माल्टोज जो बनता है वो बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दोनों के मिश्रण से माल्टोज बनता है। और लैक्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज के मिश्रण से लैक्टोज बनता है। और पॉलीसैकेराइड जो कि बहुत ज्यादा जटिल होता है, और पॉलीसैकेराइड में आ जाते हैं काइटिन, सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजेन। ये पॉलीसैकेराइड के कुछ उदाहरण है, याद रखेंगे इसे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टैकल पॉइंट शब्द किससे संबंधित है? फुटबॉल से, बेसबॉल से, हॉकी से या फिर कबड्डी से? तो इसका सही जवाब है कबड्डी। जो टैकल पॉइंट कबड्डी से संबंधित है। अच्छा, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है आप जानते हैं? कबड्डी है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल। अच्छा, फुटबॉल के बारे में देख लेते। देखो फुटबॉल में होते हैं 11 खिलाड़ी। अच्छा, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में होते हैं 7 खिलाड़ी, याद रखेंगे। अच्छा, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, और ये ब्राजील और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है। और इसकी शब्दावली देखेंगे, पेनल्टी किक फुटबॉल से संबंधित है, गोल और ऑफसाइड ये तुम्हारा फुटबॉल से संबंधित है। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, और ये क्यूबा से संबंधित है। कहाँ से? ये क्यूबा का राष्ट्रीय खेल है। बेसबॉल क्यूबा का राष्ट्रीय खेल है, और इसकी शब्दावली में स्ट्राइक याद रखेंगे। और ये हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, ये भारत और पाकिस्तान दोनों का ही राष्ट्रीय खेल है हॉकी। और हॉकी की शब्दावली में याद रखेंगे पेनल्टी कॉर्नर, स्कूप, बुली, पुश इन और बैक स्टिक। ये है हॉकी से रिलेटेड कुछ शब्द, ठीक है, याद रखेंगे इन सबको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंड का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आयोडीन परीक्षण, ऑप्शन बी ग्लूकोज परीक्षण, ऑप्शन सी लवण परीक्षण या फिर ऑप्शन डी सोडियम परीक्षण। तो मंड का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है आयोडीन परीक्षण का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा, ग्लूकोज परीक्षण का प्रयोग किया जाता है ग्लूकोज का पता लगाने के लिए, लवण परीक्षण का लवण का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है, और सोडियम परीक्षण का यूज किया जाता है सोडियम आयन का पता लगाने के लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा कागजी मुद्रा का एक उदाहरण नहीं है? ये तो काफी सिंपल है, इसमें से कौन सी कागजी मुद्रा नहीं है? ऑप्शन ए 500 रुपए का नोट, ये तो है। ऑप्शन बी 200 का बैंक चेक, ऑप्शन सी 20 रुपए का सिक्का या फिर ऑप्शन डी 10 रुपए का सिक्का। इसमें से कौन सी कागजी मुद्रा नहीं है? आप खुद ही सोच सकते हैं। 200 रुपए का बैंक चेक ये कागजी मुद्रा नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ये 3 कथन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताने कौन कौन से कथन सही हैं। देखिए, झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है। क्या झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है? देखिए, आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी, तो मैंने झारखंड के सारे उत्सव आपको बताए हैं। हाँ जी बिल्कुल, झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखेंगे, बी में दे रखा है, सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष के फूल एकत्र कर देवताओं को भेंट किए जाते हैं। जी बिल्कुल, ये भी सही है। सी पॉइंट में देखेंगे, साल के वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरता का प्रतीक है। जी ये भी सही है। तो इसके तीनों ही सही हैं, ठीक है, तो इसके तीनों ही सही हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल ए बी सी। देखिए, झारखंड के कुछ उत्सव देख लेते हैं, ये मैंने वैसे बताया है आपको। भगत टूसू याद रखेंगे, सरहुल सोहराई और फगुआ चांडी मुंडा हलपुन्या, और आता है धनवनी जीतिया। ये मैंने आपको इसी तरह से बताया था, इसी तरह से आपको याद रखना है। भगत टूसू, सरहुल सोहराई, फगुआ चांडी मुंडा हलपुन्या और धनवनी जीतिया। अब 3-4 बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। आई नेक्स्ट को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2011 में किस अभिनेत्री तथा नर्तकी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2011 में ऑप्शन ए हेमा मालिनी, ऑप्शन बी वहीदा रहमान, ऑप्शन सी मीना कुमारी या फिर ऑप्शन डी रेखा। तो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ऑप्शन बी वहीदा रहमान को। अच्छा, हेमा मालिनी, मीना कुमारी, रेखा को नहीं सम्मानित किया गया, ठीक है। अच्छा, ये अब बात करेंगे पद्म भूषण की, तो पद्म पुरस्कारों के बारे में बात कर लेते हैं। 2024 में पद्म पुरस्कार वितरित किए जा चुके हैं। देखिए, 2024 में 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, और जिसमें से 30 तो महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, 9 मरणोपरांत व्यक्तियों को और 9 विदेशी व्यक्तियों को। विदेशी में NRI, PIO, OCI भी शामिल आ जाते हैं 9 व्यक्तियों में, ठीक है। तो कितने लोगों को दिए गए? 132 लोगों को। और आपको याद रखना है कि कितने महिलाओं को दिए गए हैं पद्म पुरस्कार। 30 महिलाओं को दिए गए, ये आपको याद रखना, क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। अच्छा,
और जो पद्म पुरस्कार जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक पद्म विभूषण और एक पद्म भूषण और एक पद्म श्री। पद्म विभूषण पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया है और पांचों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। एक वैजयंती माला जो कि आर्ट से संबंधित है और तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। एक है कोनिडेला चिरंजीवी जो कि आर्ट से संबंधित है और आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। चिरंजीवी का तो नाम सुना ही होगा। एम वेंकैया नायडू जो कि उपराष्ट्रपति थे, पब्लिक अफेयर से संबंधित है और आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं वेंकैया नायडू। और बिंदेश्वर पाठक ये सोशल वर्कर हैं और ये बिहार से बिलोंग करते हैं। और हैं पद्म सुब्रमण्यम, ये आर्ट से रिलेटेड हैं और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ये आपको पांचों के पांचों नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया है पद्म भूषण, और इनमें से हमने कुछ लिख लिए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एम फातिमा बीबी जिनको मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है, ये भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है, एम फातिमा बीबी कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। इस वजह से आपको याद रखना फातिमा बीबी का, तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। दूसरे मिथुन चक्रवर्ती जो कि कला से संबंधित हैं। और तीसरे हैं होर्मुसजी एंड कामा जो कि साहित्य से रिलेट करते हैं। एक चौथे इसमें आया था राम नायक, लोक कार्य से संबंधित है, पब्लिक अफेयर से संबंधित है। और पांचवें पे हैं दत्तात्रेय अंबादास मयालू जो कि कला से संबंधित हैं। एक है उषा उत्तुप, ये भी कला से संबंधित हैं। विजयकांत ये भी कला से संबंधित हैं। और प्यारेलाल शर्मा और श्री तेजस मधुसूदन पटेल ये मेडिसिन से संबंधित हैं। और हैं पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है 110 लोगों को। अच्छा, जो पद्म भूषण पुरस्कार जो दिया गया, मैंने इसमें इंपोर्टेंट लिखनी है, सारे 17 लोगों के नाम नहीं लिखे हैं। ठीक है, और पद्म श्री पुरस्कार 110 लोगों को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। केरल की दूसरी सबसे लंबी भरतपुजा का दूसरा नाम क्या है जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए इक्तिकरा, ऑप्शन बी अरूर, ऑप्शन सी पोन्नानी या फिर ऑप्शन डी कल्लाई। तो केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी भरतपुजा का दूसरा नाम है पोन्नानी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पोन्नानी। देखिए, केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो केरल की पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है पेरियार। याद रखेंगे, पेरियार केरल की पहली सबसे लंबी नदी होती है।